रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे लग्जूरियस कार बनाती है और दुनिया के सबसे अमीर लोग एक रोल्स रॉयस ओन करने का सपना देखते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली इसी लग्जूरियस रोल्स रॉयस की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जिसका पूरा बचपन गरीबी में चाइल्ड लेबर में निकला था। कहानी की शुरुआत होती है 1863 में। इंग्लैंड के छोटे से गाँव में जन्म होता है हेनरी रॉयस का। जब रॉयस 4 साल के थे तभी उनके फादर का बिजनेस बर्बाद हो गया था और पूरी फैमिली सड़क पर आ गई थी। लेकिन ये तो केवल प्रॉब्लम की शुरुआत थी। इसके बाद महज 9 साल की उम्र में रॉयस ने अपने फादर को हमेशा के लिए खो दिया। इसके कारण उनकी मदर को मेड का काम करना पड़ा और रॉयस न्यूज़पेपर डिलीवरी करने लगे और रॉयस का फ्यूचर डार्कनेस से भरा हुआ था। लेकिन 14 की एज में उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। उनकी अकाउंट ने हेनरी में पोटेंशियल देखा। वो ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में गई और 20 पाउंड पर एनम दे के रॉयस को एज अप्रेंटिस रखवा दिया। अगले 3 सालों में रॉयस ने दिन रात एक कर दिए, बुक्स पढ़ के और फैक्ट्री में प्रैक्टिकली काम करके कारपेंट्री, मैथ्स, सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखा। 15 साल की एज में वो फुली कैपेबल मैकेनिक बन चुके थे। 21 साल की एज आने तक वो मैक्सिम वेस्टर्न नाम की कंपनी में एज इंजीनियर काम कर रहे थे। लेकिन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के चलते ये कंपनी बंद होने वाली थी। ऐसे में रॉयस के पास कई और कंपनी में जॉब लेने के ऑप्शंस थे। उन्होंने अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी खोलने का फैसला किया। उन्होंने अपने 20 पाउंड की सेविंग्स को यूज किया और मैनचेस्टर के छोटे से ऑफिस में शुरुआत की, एफएच रॉयस एंड कंपनी की। उन्होंने अपने दोस्त अर्नेस्ट क्लेरामोंट को एज अ पार्टनर ज्वाइन करा लिया। इनिशियली रॉयस को सरवाइव करने के लिए जो भी काम मिला उन्होंने किया, जैसे स्विंग मशीन रिपेयर करना, इलेक्ट्रिकल फिटिंग करना। लेकिन फिर रॉयस ने देखा कि टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रिकल लाइटिंग और फिटिंग की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही थी। इसीलिए उन्होंने आर्क लैम्प, बल्ब होल्डर, इलेक्ट्रॉनिक डोर बेल की मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया और इसी काम ने कंपनी की किस्मत बदल कर रख दिया। 1900 तक कंपनी की सेल्स 20,000 पाउंड क्रॉस कर गई थी। 38 की एज में रॉयस की एक फैमिली थी और वो बहुत बड़ी फैक्ट्री बिल्ड करने का प्लान कर रहे थे। सब कुछ अच्छे चल रहा होता है, लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 1901 में जर्मन और अमेरिकन कंपनी ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एंट्री लेती है। कंपटीशन एकदम से बढ़ गया और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के प्राइसेस काफी गिर गए और इसके बाद रॉयस का बिजनेस क्रैश करने लगा। इतनी मेहनत से बनाए हुए बिजनेस को फेल होता देख रॉयस की मेंटल और फिजिकल हेल्थ तेजी से खराब होने लगी। रॉयस ने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्हें एक सिंपल सी एडवाइस मिली। फिट रहने के लिए रॉयस को फ्रेश एयर में रहने की जरूरत थी और उन्हें एक कार खरीदने की सलाह दी गई जिससे वो अपनी बॉडी को बिना स्ट्रेन दिए ट्रैवल कर सके। उन्होंने वेकेशन लेके खुद को ठीक किया और डेकाविल नाम की फ्रेंच कार भी खरीद ली। कार काफी आवाज करती थी, ब्रेक इनइफेक्टिव थे और ओवर हीटिंग जैसे प्रॉब्लम भी थी। हेनरी जैसे परफेक्शनिस्ट के लिए ये कार बिल्कुल स्टैंडर्ड थी। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस कार में माइनर मॉडिफिकेशन करेंगे, लेकिन जाने अनजाने उन्होंने कार को रीडिजाइन कर दिया और रीडिजाइन कार ओरिजिनल डेकाविल कार से काफी बेहतर। और यहीं से रॉयस को कॉन्फिडेंस आया कि वो खुद की कार बिल्ड कर सकते हैं और कार का बिजनेस कर सकते हैं। उन्होंने छोटी सी टीम को असेंबल किया और नई कार को डिजाइन करना शुरू कर दिया। सभी पार्ट्स की ड्राइंग बन जाने पर उन्हें वर्कशॉप में कास्टिंग के लिए भेज दिया गया और रॉयस की 10 हॉर्स पावर और 2 सिलेंडर वाली कार शेप लेने लगी और हर एस्पेक्ट जैसे क्वाइटनेस, लाइट वेट, ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी में हर एक मौजूदा कार से बेटर थी। सबसे पहले 1904 को इस कार को रोड टेस्ट किया गया और पहले ही टेस्ट में इसने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया बिना किसी प्रॉब्लम के। रॉयस ने सेम मॉडल की और कार बनवाई और उन्हें टेस्ट करके और इम्प्रूव करने लगे। उन्होंने वर्ल्ड क्लास कार तो बना ली थी, लेकिन वो अकेले इस कार को पूरी दुनिया तक पहुंचाने में कैपेबल नहीं था। ऐसे में एंट्री होती है कहानी में दूसरे हीरो की, चार्ल्स रॉल्स। रॉयस एक एग्जीबिशन में अपनी कार को प्रेजेंट कर रहे थे और तभी इन कार्स पर चार्ल्स रॉल्स की नजर पड़ी। चार्ल्स रॉल्स एक पैशनेट मोटरिस्ट थे और प्रीमियम क्वालिटी की कार का सक्सेसफुल बिजनेस रन करते थे और ऑलरेडी लग्जरी ब्रिटिश कार मेकर को ढूंढ रहे थे। तभी उन्होंने रॉयस से मुलाकात की और कार्स को क्लोजली देखा और वो रॉयस से इतना इम्प्रेस हुए कि बाद में उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर से कहा कि उन्होंने वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट इंजीनियर को ढूंढ लिया है। अगले 3 महीनों में कार्स को बेचने के लिए चार्ल्स रॉल्स और हेनरी रॉयस एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट करने का प्लान करते हैं और उस वेंचर से बिकने वाली कार का नाम होने वाला था रोल्स रॉयस। साल 1906 में रोल्स रॉयस को ऑफिशियली स्टेबलाइज किया गया। सबसे पहले 4 रोल्स रॉयस 10, 15, 20 और 30 हॉर्स पावर वाले मॉडल्स को सप्लाई करने का डिसीजन लिया जाता है। रोल्स का मानना था कि किसी भी कार को मार्केटिंग करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है उस कार के साथ किसी भी रेसिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना। रोल्स ने आइजल ऑफ मैन टूरिस्ट ट्रॉफी जैसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया और रोल्स रॉयस कार यूज करके उन रेसेस को जीता
भी, और इसी के साथ उन्होंने इस कार से कई नए स्पीड रिकॉर्ड भी बनाए। सबसे रोल्स रॉयस ग्रेट कार कंपनी की तरह एस्टैब्लिश हो चुकी थी, लेकिन उनकी सबसे सक्सेसफुल कार का आना अभी बाकी था। 1906 के एंड में रोल्स रॉयस ने 40 और 50 हॉर्स पावर और 6 सिलेंडर के साथ एक मॉडल लॉन्च। गाड़ी का कलर सिल्वर था और चलाने में बेहद स्मूथ और साइलेंट थी, एक गोश्त की तरह, और इसीलिए इसका नाम सिल्वर गोश्त रखा गया था। कार को मार्केट करने के लिए रोल्स ने 24,000 किलोमीटर का एक एंड्योरेंस टेस्ट प्लान किया। सिल्वर गोश्त को संडेज को छोड़कर 2.5 महीनों तक दिन और रात लगातार चलाया गया और 24,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया। सिल्वर गोश्त ने बिना किसी इशू के ये टेस्ट पास भी कर लिया। इसके अलावा रोल्स ने कई डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज किए, जिसमें उन्होंने सिल्वर गोश्त को विस्पर टेस्ट से गुजारा। इस टेस्ट में कार के बोनट के ऊपर एक कॉइन को बैलेंस करते हुए उसे बिना गिराए कार को चलाया जाता है, जिससे ये प्रूव हो जाए कि कार एक्सट्रीमली स्मूथ है। इसकी वजह से सिल्वर गोश्त बेस्ट कार इन द वर्ल्ड की तरह पॉपुलर होने लगी। कुछ समय इंग्लैंड के टीम क्वीन बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की फर्स्ट चॉइस सिल्वर गोश्त हो गई थी, और रोल्स रॉयस के पार्टनरशिप का डिसीजन एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था। उन्हें हर तरफ से सक्सेस मिल रही थी, लेकिन तभी एक भयानक हादसा हो गया। कार्स के साथ साथ चार्ल्स रॉयस एविएशन के भी काफी पैशनेट थे। 12 जुलाई 1910 को वो राइट फ्लाई नाम पर प्लेन उड़ा रहे थे। फ्लाई के दौरान एरोप्लेन का टेल सेक्शन टूट जाता है और प्लेन 100 फीट की ऊंचाई से नीचे क्रैश हो जाता है, और इस हादसे में 32 साल के चार्ल्स रॉयस ने अपनी जान गंवाई। अनफॉर्चुनेटली एरोप्लेन एक्सीडेंट में वो अपनी जान गंवाने वाले पहले ब्रिटेन के इंसान बने। हादसे ने रॉयस को डीपली इम्पैक्ट कर दिया था और इस लॉस से उभरने की कोशिश कर ही रहे थे कि 1911 में उन्हें एक और झटका मिला। तबीयत तेजी से खराब होने लगी और डॉक्टर ने बताया कि उन्हें बोवन कैंसर है। उनका मेजर ऑपरेशन होता है, लेकिन तो भी डॉक्टर कहते हैं कि वो कम से कम 3 महीने ही जी पाया। सही रॉयल सिल्वर गोश्त की डिजाइन और इंजीनियरिंग को इम्प्रूव करने लगे, लेकिन उसके बाद एक मिरेकल होता है। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए और रॉयस ने 100% रिकवरी को अचीव कर लिया था। वापस आने के बाद रॉयस ने सिल्वर गोश्त में मेजर इम्प्रूवमेंट किया। ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाया गया, सस्पेंशन को इम्प्रूव किया गया और चेसिस को भी स्ट्रॉन्ग बनाया गया। इसी दौरान रोल्स रॉयस ने देखा कि कार के बोनट के ऊपर मॉस्कोट्स लगाने का ट्रेंड चला है। कंपनी चिंता में थी कि लोग इनअप्रोप्रिएट मॉस्कोट्स लगा रहे हैं, जिससे रोल्स रॉयस की इमेज नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकती है, और इसीलिए उन्होंने खुद का मॉस्कोट डिजाइन करवाया। उनके मॉस्कोट में इलेनर थॉर्टन नाम के एक्ट्रेस और मॉडल का यूज किया गया है। इस कल्चर वुमेन को आगे की तरफ लीन करता हुआ दिखाया गया है। हाथ पीछे की ओर स्ट्रेस है और तेज हवा पड़ रही है। मॉस्कोट सेंस ऑफ ग्रेस और स्पीड को सिंबलाइज करता है और इसका नाम है स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी। इन सब चेंजेस की वजह से रोल्स रॉयस की सेल्स एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगी। 1930 तक उनका प्रॉफिट 90,000 पाउंड से भी ज्यादा हो चुका था। ब्रांचेस को इंटरनेशनली एक्सपांड करने का प्लान था, लेकिन फिर से कुछ ऐसा हुआ जिसने रोल्स रॉयस को बर्बाद करके रख दिया था। वर्ल्ड वॉर 1। 1914 में वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, लेकिन रोल्स रॉयस इसके लिए तैयार नहीं थी। वॉर के कारण इकोनॉमिक क्रैश हो गई, जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी कार कंपनीज पर पड़ा। सेल्स क्रैश कर गई और कंपनी को एम्प्लॉयज को फायर करना। सभी को लग रहा था कि रोल्स रॉयस वॉर में सर्वाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन रॉयस के दिमाग में कुछ और ही प्लान थे। रॉयस ने मिलिट्री अथॉरिटी से मीटिंग की, जिसके बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि वॉर में हाई परफॉर्मेंस वाली गाड़ियों की सख्त जरूरत है। इसलिए रोल्स रॉयस ने सिल्वर गोश्त को मॉडिफाई करके एक आर्मर्ड कार में बदल दिया। कार की बॉडी में 8 mm का मोटा आर्मर लगाया गया। एक रिवॉल्विंग टैरेंट भी लगाया गया, जिसमें एक मशीन गन को फिट किया गया। इस कार को मिडिल ईस्ट के हार्श डेजर्ट रीजन में ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए यूज किया गया और कार का यूज स्पाई मिशन के लिए भी हुआ। ऑल्सो क्योंकि सिल्वर गोश्त चलाने में काफी स्मूथ थी, वो किसी वॉन्डर सोल्जर को कैरी करने के लिए बेस्ट व्हीकल थी। इसीलिए कई सिल्वर गोश्त को वॉर एम्बुलेंस की तरह मॉडिफाई कर दिया गया। इसमें स्ट्रेचर्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और नर्सेस के लिए सफिशिएंट स्पेस बनाई गई। नाइट टाइम मिशन के लिए इलेक्ट्रिकल लाइटिंग फिट की गई। फाइनली अपनी लग्जरी फीचर के कारण वॉर के दौरान रोल्स रॉयस को हाई ऑफिसर रैंकिंग, डिप्लोमेटिक मिशंस और किंग मैसेंजर के दौरान भी यूज किया गया। मिलिट्री के साथ क्लोजली काम करते वक्त रोल्स रॉयस को हुआ कि ब्रिटिश एयरफोर्स अपने एरोप्लेन इंजन के लिए फ्रेंच कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट थी और गवर्नमेंट डिस्परेटली चाहती थी कि कोई ब्रिटिश कंपनी उन्हें इंजन सप्लाई करे। इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए रोल्स रॉयस ने एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री ले ली। रॉयस ने खुद एरो इंजन डिजाइन सीखा और 1950 में लॉन्च किया अपना पहला इंजन, द ईगल। यह इंजन कंपटीशन के मुकाबले ज्यादा रिलायबल, लाइट और फ्यूल एफिशिएंट था। इसीलिए ब्रिटिश एयरफोर्स ने 500 ईगल इंजन के ऑर्डर दे, लेकिन रॉयस यहाँ नहीं रुके।
किए। उन्होंने 1915 में हाई एयरक्राफ्ट के लिए हॉक इंजन बनाया, 1916 में ईगल के स्मॉलर वर्जन फैल्कन इंजन बनाया और 1918 में लार्ज और लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट के लिए कॉन्डोर इंजन बनाया। इंजन के कारण ब्रिटेन को एरियल कॉम्बैट, स्पाई मिशन, एंटी सबमरीन ऑपरेशन और बॉम्बिंग मिशन में काफी एडवांटेज मिला और यही उनकी जीत का इम्पोर्टेंट कारण बना। रॉल्स रॉयस का एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग करना एक ब्रिलियंट स्टेप साबित हुआ। आज भी हजारों कमर्शियल एयरक्राफ्ट और मिलिट्री एयरक्राफ्ट में रॉल्स रॉयस का इंजन यूज किया जाता है। 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया और अगले 15 साल रॉयस ने कार्स और एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में फोकस किया। उन्होंने एक चीपर और स्मॉलर कार लॉन्च की जिसका नाम था 20 और अनफॉर्चुनेटली 20 की सेल्स ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थी। 1925 तक लग्जरी कार मार्केट में बेंटली, डेलमर और कार्डिनल जैसे ब्रांड की वजह से कंपटीशन काफी बढ़ गया था। रॉल्स रॉयस को अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए बोल्ड कार की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने सिल्वर गोस्ट को रिप्लेस करते हुए और 4 व्हील ब्रेक के साथ लॉन्च की न्यू फैंटम। फैंटम काफी सक्सेसफुल हुई और इसने वापस से रॉल्स रॉयस को लग्जरी कार मार्केट का किंग बना दिया। आगे चल के फैंटम 2 भी लॉन्च की गई जो इक्वली रिसीव्ड थी। 1931 में रॉल्स रॉयस ने बेंटली को एक्वायर कर लिया जो कि बैंक करप्ट होने वाली। इसके बाद रॉयस ने एक और आइकॉनिक कार डिजाइन किया, बेंटली 3.5 लीटर्स, जो कि रॉल्स रॉयस और बेंटली का एक सक्सेसफुल वेरिएंट था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रॉयस इस कार को अपनी आंखों से नहीं देख पाए। 22 अप्रैल 1933 को 70 साल के हेनरी रॉयस ने अपनी आखिरी सांस ली। कार के प्रोडक्शन से कुछ ही महीने पहले और हेनरी रॉयस के डेथ से लेकर आज तक रॉल्स रॉयस ने कई अप्स एंड डाउन्स देखे। एक तरफ फैंटम 3, सिल्वर शैडो, गोस्ट जैसी आइकॉनिक कार्स लॉन्च की और वहीं दूसरी तरफ 1960 में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। इस कारण उनकी एविएशन और ऑटोमोबाइल बिजनेस को अलग अलग कर दिया गया और करेंटली रॉल्स रॉयस को BMW ओन करती है। लेकिन आज भी रॉल्स रॉयस अपनी कार के कारण अल्टीमेट लग्जरी का ग्रेटेस्ट साइन है। एक रॉल्स रॉयस को ओन करना एक ऐसे मास्टरपीस को ओन करने जैसा है जो कि रॉयस के परफेक्शन और रॉल्स की करिश्मा को सिंबलाइज करता है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।